नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन 113 अमेंडमेंट बिल के बारे में। एक ऐसा प्रस्ताव जिसने पूरे देश में पॉलिटिकल और लीगल डिबेट को नई दिशा दी है। रिसेंटली इंडिया के यूनियन होम मिनिस्टर ने लोकसभा के अंदर इस बिल को पेश किया। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, उस गवर्नेंस गैप को खत्म करना जहां प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में जेल में रहकर भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बना रह सकता है। आपको याद होगा कि हमारे संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के मुताबिक अभी तक किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को डिस्क्वालीफाई तभी किया जा सकता है जब कोर्ट उसे कन्विक्ट कर दे। यानी अगर कोई मिनिस्टर अरेस्ट होकर भी कई महीने जुडिशियल कस्टडी में रहे तो भी लीगली वो कैबिनेट में अपनी चेयर को पकड़े रह सकता है। इसी लूप होल को एड्रेस करने के लिए सरकार ने ये अमेंडमेंट लाने का फैसला किया ताकि अगर कोई टॉप एग्जीक्यूटिव लीडर लगातार 30 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में है तो उसकी पोजीशन अपने आप खत्म हो जाए। इस बिल के जो सपोर्टर्स हैं वो इसे क्लीन पॉलिटिक्स की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहे हैं, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उनको ये डर है कि कहीं ये बिल एक पॉलिटिकल वेपन ना बन जाए। अब दोस्तों इस बिल के की प्रोविजंस को देखते हैं। ये जो बिल है सीधे आर्टिकल 75, 164 और 239 AA में सीधा बदलाव लेके आता है। सेंटर मिनिस्टर्स के लिए रूल है कि अगर कोई मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर लगातार 30 दिन तक जेल में है तो प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर उसे रिमूव करेगा। एडवाइस ना आने पर मिनिस्टरशिप अपने आप समाप्त मानी जाएगी। और अगर बात करें स्टेट्स की तो स्टेट मिनिस्टर्स के लिए ये जो पावर है गवर्नर के पास है, यानी कि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर गवर्नर मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकता है। और अगर बात करें दिल्ली की, दिल्ली कैबिनेट में प्रेसिडेंट दिल्ली सीएम की एडवाइस के ऊपर एक्ट करेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रावधान प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स के लिए है। अगर वो 30 दिन से ज्यादा कस्टडी में रहते हैं तो 31वें दिन उन्हें खुद रिजाइन करना पड़ेगा, वरना अगली सुबह उनका जो पद है वो अपने आप खत्म माना जाएगा। ये जो बात है केवल अरेस्ट के ऊपर लागू होती है, कन्विक्शन के ऊपर नहीं। और अगर बाद में कोर्ट उन्हें रिलीज कर देता है और कन्विक्शन नहीं होती है तो वही व्यक्ति दोबारा उसी पद पर रीअपॉइंट हो सकता है। और ये जो रूल है यूनियन टेरिटरी जैसे कि पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब के ऊपर भी लागू होता है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि ऐसे प्रावधान को जरूरी क्यों समझा गया है। सरकार का तर्क है कि ये जो बिल है एथिकल गवर्नेंस को मजबूत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के केस में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लिए लीडर्स को हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स अपनाने चाहिए। अभी ऑर्डिनरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर 48 आवर्स जेल में रहता है तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाता है, तो फिर मिनिस्टर्स के लिए 30 दिन की मिनिमम सीमा रखना कहीं से भी अनरीजनेबल नहीं है। ये जो कदम है पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइजेशन से भी दूर करेगा और जनता का जो ट्रस्ट है उसको भी बढ़ाएगा, क्योंकि जनता को यह संदेश जाएगा कि देश के टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर बैठे हुए लोग वो भी कानून से ऊपर नहीं है। दोस्तों अब क्रिटिक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे बड़ी जो चिंता है वो है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। हमारे कानून का बुनियादी प्रिंसिपल है कि हर व्यक्ति इनोसेंट है जब तक कोर्ट उसे गिल्टी साबित ना कर दे। पर यहां पे तो सिर्फ 30 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर ही मिनिस्टर का जो पद है वो चला जाएगा, भले ही बाद में वो कंप्लीटली इनोसेंट साबित हो जाए। दूसरा जो डर है वो है पॉलिटिकल मिसयूज का। हमारे यहाँ पे एजेंसीज जैसे कि ईडी, सीबीआई या जो स्टेट पुलिस है उसका इस्तेमाल अक्सर आरोपियों को दबाव में लाने के लिए होता है। अब इमेजिन कीजिए अगर कोई रूलिंग पार्टी अपोजिशन के लीडर को किसी फिल्मी केस में अरेस्ट करवा दे और जुडिशियल कस्टडी को खिंचवा दे तो 30 दिन बाद उसका जो मिनिस्टरशिप है वो खत्म हो जाएगा, चाहे बाद में कोर्ट उसे बरी ही क्यों ना कर दे। और यही वजह है कि कई अपोजिशन लीडर्स ने कहा कि ये जो अमेंडमेंट बिल है असल में गवर्नेंस गैप को फिल करने का नहीं बल्कि गवर्नेंस ट्रैप का बिल है। क्रिटिक्स जो है वो एक और पॉइंट को उठाते हैं, वो है अनइक्वल ट्रीटमेंट का। एमपीज और एमएलएज को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के तहत डिस्क्वालीफाई तभी किया जा सकता है जब कन्विक्शन हो पाए, जबकि इस बिल के अकॉर्डिंग मिनिस्टर्स के लिए सिर्फ डिटेंशन ही काफी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरेटिकली कोई एमपी या एमएलए कन्विक्टेड होकर भी कुछ टाइम तक मेंबर बना रह सकता है, लेकिन मिनिस्टर बिना कन्विक्शन के सिर्फ 30 दिन की कस्टडी पर अपनी सीट खो देगा। ये पैरिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ माना जा रहा है। और जो रीअपॉइंटमेंट का क्लोज है वो भी काफी इंस्टेबिलिटी लेके आ सकता है, क्योंकि थ्योरेटिकली कोई मिनिस्टर रिजाइन करके रिलीज होने के बाद वो वापस आ सकता है और अगर पॉलिटिकल विल हो तो ये जो प्रोसेस है कई बार रिपीट हो सकता है। इसकी वजह से सरकार में अनिश्चितता बढ़ सकती है। अब थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में साफ लिखा है कि किसी लेजिस्लेचर को तभी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है जब उसे कम से कम 2 साल की सजा के साथ कन्विक्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के केस में कहा कि कन्विक्शन होते ही डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएट होगी,
लेकिन कन्विक्शन से पहले नहीं होगी। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस 2018 में कोर्ट ने पार्लियामेंट से अपील की थी कि सीरियस क्रिमिनल चार्जेस वाले कैंडिडेट्स को रोकने के लिए सख्त कानून लेके आए जाएं, पर खुद कोर्ट ने जो है नया रूल नहीं बनाया। इलेक्शन कमीशन ने 2016 में रिकमेंड किया था कि सीरियस ऑफेंसेस में चार्ज फ्रेम होते ही डिस्क्वालिफिकेशन हो, लेकिन वो भी जो है पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया। इन सब के बावजूद पार्लियामेंट ने अब तक कोई भी कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया। इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो 130th अमेंडमेंट बिल है इसी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड को एड्रेस करता है। सपोर्टर्स जो है इसे पॉलिटिक्स की सफाई में ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब ऑर्डिनरी सरकारी कर्मचारी 48 घंटे की कस्टडी में सस्पेंड हो सकता है तो मिनिस्टर्स को 30 डेज की जुडिशियल कस्टडी में ऑटोमेटिकली रिमूव करना बिल्कुल लॉजिकल है। इससे गवर्नेंस फ्रॉम जेल जैसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन खत्म होंगे और पब्लिक ट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट है एक्चुअली पार्लियामेंट के ही पुराने सुझावों को इंप्लीमेंट करता है, जिनमें बार बार कहा गया था कि पॉलिटिक्स को क्रिमिनल एलिमेंट से मुक्त करना जरूरी है। लेकिन अपोनेंट्स का कहना है कि ये जो बिल है इसका मिसयूज हो सकता है। इमेजिन करिए कि कोई सरकार अपने पॉलिटिकल राइवल्स को कमजोर करने के लिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर सकती है। कोई बेसलेस चार्ज लगाकर उनको अरेस्ट करवा दे और जुडिशियल प्रोसेस को इतना स्लो कर दे कि बेल मिलने में 30 दिन से ज्यादा का टाइम लग जाए। उस केस में मिनिस्टर को पद छोड़ना ही पड़ेगा। बाद में कोर्ट उसे पूरी तरह इनोसेंट करार दे भी दे तो जो पॉलिटिकल डैमेज होना था वो हो चुका होगा। और यही जो डर है वो काफी फेडरल पार्टीज को है, खासकर रीजनल गवर्नमेंट्स को, जिनको सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज का डर पहले से ही है। इस डिबेट का एक और इंपॉर्टेंट एंगल है वो है फेडरलिज्म का। स्टेट जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि सेंटर के पास पहले से ही काफी पावर है और इस तरीके के अमेंडमेंट से गवर्नर्स या प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट मिनिस्टर्स को रिमूव करने का अल्टीमेट ऑर्डर गवर्नर देगा और गवर्नर जो है उसको सेंटर नॉमिनेट करता है। क्रिटिक्स का कहना है कि इससे इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अमेंडमेंट बिल है कितने लेयर्ड सवाल खड़े करता है। एक तरफ क्लीन और अकाउंटेबल गवर्नेंस की दिशा में बोल्ड स्टेप है और दूसरी तरफ ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जैसे कि इनोसेंट अल्टिन प्रूवन गिल्टी इससे टकराता है। कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम तभी मैच्योर माना जाएगा जब वो पब्लिक मोरालिटी और नेचुरल जस्टिस दोनों को बैलेंस करे। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है उसको देखते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि आउटराइट रिमूवल की बजाय इंटरिम सस्पेंशन का मॉडल अपनाना चाहिए, यानी मिनिस्टर को अपने पद की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टेम्पररी छोड़नी होगी, लेकिन फाइनल डिस्क्वालिफिकेशन कन्विक्शन के बाद ही होगा। इससे जो है गवर्नेंस गैप भी खत्म हो जाएगा और प्री अजम्पशन ऑफ इनोसेंस भी बची रहेगी। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किए जाएं ताकि मिनिस्टर्स के खिलाफ केस जो है जल्दी से जल्दी डिसाइड हो पाए और लंबे प्री ट्रायल डिटेंशन का सवाल ही ना उठे। पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि वो खुद ही ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट ना दे जिन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का 113 अमेंडमेंट बिल सिर्फ एक लीगल अमेंडमेंट नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेसी के एथिक्स को टच करता है। ये सवाल उठाता है कि क्रिमिनल जस्टिस और पॉलिटिकल मोरालिटी के बीच में लाइन कहां खींची जाए। अगर ये बिल पास होता है तो इंडियन पॉलिटी में एक नया स्टैंडर्ड सेट होगा कि कोई भी नेता कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन अगर इसका मिसयूज होता है तो ये फेडरल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल कंपटीशन दोनों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए आने वाले टाइम में पार्लियामेंट में होने वाली डिबेट जो है वो काफी क्रूशियल होंगे। स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी काफी जरूरी है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। हर पार्टी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से स्टांस लेगी, पर लॉन्ग टर्म में असली सवाल यही है कि क्या हम गवर्नेंस को इतना क्लीन और अकाउंटेबल बना सकते हैं कि लोगों का फेथ हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अंदर और भी मजबूत हो। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की डिटेल चर्चा। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशन 113 अमेंडमेंट बिल, ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।